Hello everyone, welcome back to the course and in this particular video we are going to solve the problem two arrays. ये मैंने कोड फोर्सेस से प्रॉब्लम पिक की है। एक 1600 रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम होने वाली है। काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे हमें यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और जो हम कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ रहे हैं अपनी मैथ्स वाली सीरीज में, उसी में हमारी ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट हम इसमें टेक्निक सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में हमें बोला गया है यू आर गिवन टू इंटीजर्स n एंड m। हमारे पास दो इंटीजर्स n और m दिए गए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एरेज a कॉमा b सच दैट, हमें एरे के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने पेयर्स हम बना सकते हैं सच दैट द लेंथ ऑफ बोथ द एरेज इज इक्वल्स टू m। ठीक है, जो भी हमारे दो एरेज होंगे उनकी जो लेंथ है इट शुड बी इक्वल टू m। ओके, ईच एलिमेंट ऑफ ईच एरे इज एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड n इंक्लूसिव। मतलब कि आपके जो भी एरे आई, हाँ मतलब एरे ए ऑफ एरे और बी ऑफ एरे में जो भी वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू 1 से n के बीच में ही हमारी लाई करेगी इंक्लूसिवली। एंड एक कंडीशन और हमें यहाँ पे दी गई है कि ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई होनी चाहिए फॉर एवरी आई। फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडेक्स हमारा जो ए ऑफ आई है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज एरे इज सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और एरे बी सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास होगा। और इन्हीं एन और एम की वैल्यूज के हिसाब से हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है कि हम कितने नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं इन पर्टिकुलर एरेज के जिसमें कि ये सारी कंडीशन हमारी बैट होती है। तो सिंपल सिंपली हमारे पास कंडीशन है। पहली तो हमारे पास सबसे बेसिक कंडीशन यही है कि इनका जो लेंथ हमारे पास, दोनों एरेज की लेंथ हमारे पास m होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है कि दोनों एरेज के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होने वाले हैं उनकी वैल्यू 1 से n के बीच में हमारी लाई करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन जो प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती है, दैट इज ए ऑफ आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई होनी चाहिए फॉर एवरी इंडेक्स। और कितने हम इस तरह के एरेज बना सकते हैं ये चीज हमें बतानी हुई। थर्डली हमारे पास क्या है, जो एरे हमारे पास है, मतलब कि एरे ऑफ आई, ए ऑफ आई प्लस वन, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारे पास। आपका जो ये पर्टिकुलर एरे है हमारे पास, जो आपका फर्स्ट वाला ए वाला एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एंड सिमिलरली जो आपका सेकंड वाला एरे, बी वाला एरे, वो आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर दिया गया दोनों एरेज का। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा इंट्यूशन होना चाहिए, कैसे हमें अप्रोच करनी चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम्स में। तो जैसे कि यार हमने स्टार्स एंड बार्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको स्प्लिटिंग और ये सारी चीजें बताई थी। और उसके बाद हमने एक बेसिक प्रॉब्लम भी देखी थी जिसमें कि हमें कितने हम सॉर्टेड एरेज बना सकते हैं। वो प्रॉब्लम कैसी थी, हमने सॉल्व किया था, काउंट हाउ मैनी सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड किसी में भी हो सकता है, वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। काउंट हाउ मेनी सॉर्टेड एरेज वी कैन मेक ऑफ लेंथ एन वी कैन मेक। आपके पास यहाँ पे लेंथ m है, वेयर ईच एलिमेंट इज इन रेंज 1 to n। हमारे पास 1 to n वाली रेंज में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और उनसे हम कितने नंबर ऑफ सॉर्टेड एरेज काउंट कर सकते हैं, वो वाली प्रॉब्लम हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। और उसमें हमें सिर्फ ये ए और बी वाली कंडीशन ही हमें मेट करनी थी कि हमें सिर्फ दो एरेज बनाने थे कि हम या तो हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पेयर्स हमें बनाने हैं। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमें पेयर्स बनाने और ये जो हमारी थर्ड वाली कंडीशन है, ये हमारी जो ए ऑफ आई की वैल्यू वो लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई होनी चाहिए फॉर एवरी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बनाता है, पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक यहाँ पे हमारे पास सामने आती है। ट्रिक किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार m की वैल्यू मेरे पास 3 है। मतलब क्या, मैं 3 लेंथ के एरे के साथ एक छोटे छोटे एरे के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मेरा जो फर्स्ट वाला एरे, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। एंड जो हमारा बी वाला एरे है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो दोनों एरे हैं ये हमारे पास सेपरेट है। आप और ए ऑफ आई तो वही है हमारे पास कि लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई होना चाहिए सारे हमारे एलिमेंट्स के लिए। अब ये जो फर्स्ट वाला एरे है हमारे पास इंक्रीजिंग है, सेकंड वाला एरे क्या है हमारे पास यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास ट्रिक आती है कि हम ये वाला सेकंड वाला एरे क्या है, हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने से हमारे पास क्या बेनिफिट यहाँ पे होता है कि रिवर्स करते ये वाला एरे क्या हो जाएगा, बी ऑफ थ्री एंड बी ऑफ टू एंड बी ऑफ वन। तो अब ये वाला जो मेरे पास एरे था अब ये भी इंक्रीजिंग हो गया हमारे पास। इंक्रीजिंग होने से हमारे पास क्या बेनिफिट होता है कि यार अब ये जो मेरे पास फर्स्ट वाला एरे था और ये जो मेरे पास अब ये जो नया हमने रिवर्स करके नया बी वाला एरे बनाया, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिंगल एरे में, एक सिंगल सीक्वेंस में। किस तरीके से, हमारे पास ए ऑफ वन है आपके पास,
ए ऑफ टू एंड ए ऑफ थ्री, एंड उसके बाद आपके पास है बी ऑफ थ्री, बी ऑफ टू एंड बी ऑफ वन। तो अब ये करने से हमारे पास क्या है, ये जो मेरे पास अब पूरा एक नया जो सीक्वेंस बना है पूरा का पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हर बार हमारी ये कंडीशन मेट हो रही है कि ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई वाली, क्योंकि हमने पहले सारे एरे के एलिमेंट ए के एलिमेंट रखे हैं, फिर सारे हमने बी के एलिमेंट्स रखे हैं। अब अगर हम इसी को क्या है सीक्वेंस में इधर उधर भी करते रहेंगे तो हमारी सारी चीजें फिर भी अरेंज रहेंगी, बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या मेरा ए ऑफ ए वन जो है वो बी ऑफ वन से पहले आना चाहिए। तो ये बेसिक सी कंडीशन मतलब कि सभी के लिए ए ऑफ टू बी ऑफ टू से पहले आनी चाहिए, ए ऑफ थ्री बी ऑफ थ्री से पहले आनी चाहिए, इन सभी कंडीशंस को हम यहाँ पे मेट कर पाएंगे। तो सिंपल सी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो हमारे पास सबसे बेसिक ट्रिक थी वो यही थी कि यार मैं अपने बी वाले एरे को रिवर्स करके एक नया सीक्वेंस ऑफ एरे बना लेता हूँ, जो कि पूरा मेरा अब क्या है 2m लेंथ का हो जाएगा, क्योंकि m लेंथ का तो हमारे पास सिंगल एरे था, 2m लेंथ का हो जाएगा। और क्योंकि मुझे सिर्फ काउंट करने हैं, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना, मुझे एरे कंस्ट्रक्ट नहीं करना, कंस्ट्रक्ट कर दे तो डिफिकल्ट हो जाती प्रॉब्लम हमारे लिए, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे काउंट करना है, तो हमें कुछ भी उससे मैटर नहीं है कि हम किस तरीके से एरेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बस हमें कंस्ट्रक्ट करके ये बताना है कि काउंट हमारे पास क्या होगा। तो इस वाले पर्टिकुलर एरे से हमारी ये सारी कंडीशंस मेट हो जाती है कि यार मेरे पास एरे ए जो है वो इंक्रीजिंग है, एरे बीच भी हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा, एंड हमारी जो ए ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई होगी पर हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमारे पास, हर पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स के लिए। तो अब आपकी प्रॉब्लम सिंपल यही रह जाती है, काउंट हाउ मेनी एरेज, काउंट एरेज ऑफ लेंथ 2m इन विच एवरी एलिमेंट इज ऑफ इज बिटवीन 1 to n, मतलब कि हर एलिमेंट हमारा 1 to n होगा, और आपको क्या है सॉर्टेड एरे काउंट करना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टेड एरे की ये काउंट करना है कि हम कितने सॉर्टेड एरेज बना सकते हैं ऑफ लेंथ 2m, जिसमें कि हर एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1 से n इंक्लूसिव हमारे पास होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार को कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास तो ग्रास्प करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कॉम्बिनेटोरिक्स के में, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें। अगर आपको पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा तो मेरी कोशिश यही है कि अब आपका क्लियर हो जाए वो पूरा कंफ्यूजन। सो किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पहले हमें यहाँ पे बेसिक एक चीज समझ में आती है कि यार अब जो मैं सीक्वेंस अपना बनाऊंगा उसमें मेरे पास पहली चीज है कि मेरे पास 2m एरे पोजीशंस होंगी, और इन 2m एरे पोजीशंस पे मैं क्या क्या चीजें प्लेस करूंगा, मैं अपने यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 जो भी मेरे पास वन अप टू एंड सो एन तक मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, मैं उन्हें इस तरीके से मतलब कि इस तरीके से रखूंगा। ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल से आपको बताया था कि 1 2 3 4 हमारे पास आ गया, पर यहाँ पर हमारे पास एक चीज और हमें क्लियरली समझ में आती है कि यार मेरे पास जितने भी वन है वो सारे टू से पहले आएंगे, वो सारे थ्री से पहले आएंगे, जितने भी मेरे पास टू है, जितने भी मेरे पास थ्री है वो सारे फोर से पहले आएंगे, जितने भी मेरे पास फाइव है, मतलब कि इसी तरीके से जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है वो इस तरीके से आएंगे। इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास सॉर्टेड एरे जो है वो वहां पे हमारे पास मेंटेन रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंपल सी एक चीज समझी कि यार मेरे पास जितने भी ए की फ्रीक्वेंसीज है, जितने भी मेरे पास ए का काउंट है, मतलब कि काउंट ऑफ वन, वो विल ऑलवेज कम, ऑलवेज कम बिफोर टू, मेरे टू के काउंट से पहले आएगा वो हमेशा, जितने भी मेरे पास वन होंगे वो टू के काउंट से पहले हमारे पास आएंगे। तो अब ये वाली चीज को फिक्स करने के लिए हम कैसे करते हैं, हमने अपने स्टार्स एंड बार्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप स्टार्स एंड बार्स में क्या पढ़ते थे कि हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हम स्टार्स बोल देते थे, ऑब्जेक्ट्स को वी हैव टू प्लेस देम, वी हैव टू प्लेस देम इन, हमारे पास कोई भी बॉक्सेस होते थे जिन्हें हम बार्स की फॉर्म में हम सेपरेट कर देते थे। किस तरीके से हमारे पास होता था कि यार मेरे पास इस तरीके से मेरे पास जो भी एन नंबर ऑफ बॉल्स है, मेरे पास के इतने नंबर ऑफ मेरे पास बॉल्स है, इन्हें मुझे फिक्स करना है के कुछ बॉक्सेस में, तो हम क्या बोलते थे कि यार के माइनस बार्स की मदद से मैं इन्हें इस तरीके से सेपरेट कर लूंगा कि यार जो भी मेरे पास बार्स होंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाता था कि बॉक्स वन में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, काउंट ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं बॉक्स वन में, सिमिलरली बॉक्स टू में मेरे पास काउंट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सिमिलरली बॉक्स थ्री में, बॉक्स फोर में, इस तरीके से हम ये चीजें कैलकुलेट कर लेते थे। और इसमें हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाता था कि यार अब मुझे यहाँ पे अरेंज करना है सिर्फ ये जो मेरे बार्स है या फिर जितने मेरे स्टार्स हैं मैं इन्हें अरेंज करूंगा, तो हम यहाँ पे टोटल सिंबल्स कैलकुलेट कर लेते थे। टोटल सिंबल्स हमारे पास कैसे आ जाते थे, स्टार्स प्लस बार्स, और क्योंकि हमें अरेंज करना है,
या तो हम बार्स को अरेंज करेंगे तो हम बार्स -1 ले लेते थे, या फिर हम स्टार्स को अरेंज करेंगे तो हम यहाँ पे स्टार्स ले लेते थे और बाइनोमियल कोएफिशिएंट से कैलकुलेट कर लेते थे। बट अब इस वाली प्रॉब्लम में क्योंकि हमें यहाँ पे समझ में आता है वी हैव टू काउंट द सॉर्टेड एरेज। अब सॉर्टेड एरेज में यार हमने एक चीज समझी कि यार मेरे जितने भी वंस है वो 2 से पहले आने चाहिए, जितने भी 3 है मेरे पास वो 4 से पहले आने चाहिए, इस तरीके से है। तो अब कितने मेरे पास वंस है या 2 है, हम उसे x1 से काउंट कर लेते हैं। x1 टाइम्स 1 अपीयर्स, 1 appears x1 time, x2 times 2 appears, and similarly we can say xn times n appears। क्यों ये वाली चीज हम समझ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, एक बार आपको दोबारा से अगर मैं बताने की कोशिश करूं। हमारे पास एरे की कुछ पोजीशंस है, उन एरे की पोजीशंस पे या तो आप हो सकता है मेरे पास 1 1 1 आए, या फिर 1 2 2 आ जाए, या 1 2 3 आ जाए, या 3 4 5 आ जाए, कुछ भी हमारे पास इस तरीके से आ सकता है। तो अगर मेरे पास वर्ड स्टेज भी होगा तो वन मैं एन टाइम्स ले सकता हूँ, या फिर मैं उसे n-1 टाइम्स ले सकता हूँ, या फिर मैं उसे n-2 टाइम्स ले सकता हूँ, या फिर सिमिलरली मैं उसे 0 टाइम्स भी ले सकता हूँ। तो मेरी x1 की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब ये जो x1 की वैल्यू थी, इसी को हम क्या है कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये वाली चीज हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि यार हम वन n-1 टाइम्स आ सकता है, सिमिलरली टू भी हमारे पास इसी तरीके से आएगा, उसे हमने x2 से रिप्रेजेंट किया है। तो हम क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ काउंट की बात कर रहे हैं, सो काउंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो काउंट तो हमेशा एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो भी मेरे पास 1 2 3 4 अप टू एंड सोन एन तक के मेरे पास जो भी मेरे पास काउंट्स थे, मतलब कि ये मेरे पास नंबर्स हैं, मुझे इन्हीं की मदद से अपने एरे की पोजीशंस फिल करनी है। और अब मेरे पास है कि यार मैं x1 टाइम्स मेरे पास 1 आ रहा होगा, या फिर x2 टाइम्स मेरे पास 2 आ रहा होगा, सिमिलरली xn टाइम्स मेरे पास n आ रहा होगा। तो अब इन्हें हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम बन जाती है कि यार मैं कितने वंस को लूँ, कितने टूज को लूँ, कितने थ्रीज को लूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे काउंट करना है। अब सिर्फ काउंट ही हमें यहाँ पे करना है, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि हम या तो आपके बॉक्सेस किस तरीके से हो जाएंगे, ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है। इस बॉक्स में हम x1 x2, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था स्टार से पांच की, जब हम वीडियो देख लेते तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकली हम जितने भी बॉक्स में हमारे एलिमेंट्स आते हैं, हम उन्हें x1 x2 x3 से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया। तो अब यहाँ पे हमारी मैथमेटिकली प्रॉब्लम क्या रह जाती है कि आपको सॉल्व क्या करना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस xn इज इक्वल्स टू कुछ एक वैल्यू l के ऊपर होगी। l क्या होगा वो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पर अभी ये चीज समझनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये मेरे x1 x2 xn ये आए कैसे। आपको मैंने बताया था कि यार x1 का हमारे पास क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, इन्हीं को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे आपके पास स्टार्स क्या होगा, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्टार्स एंड बार्स वाले या पिजनहोल प्रिंसिपल वाले, उसमें हमें यही चीज आइडेंटिफाई करने डिफिकल्ट होती है, क्या मेरे पास स्टार्स है, क्या मेरे पास बार्स है, क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, क्या मेरे पास बॉक्सेस है। यही चीजें अगर हमें क्लियरली समझ में आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा ईजी हो जाती है। एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा भी ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्स क्या होगा, इट इज सिंपली काउंट ऑफ एलिमेंट्स। जो भी मेरे पास 1 to n वाले एलिमेंट्स है उनका काउंट क्या होगा, वो मेरे स्टार्स हो गए एक तरीके से। और आपके बार्स क्या हो गए, बार्स हो गए आपके एरे की पोजीशंस। एरे की पोजीशंस किस तरीके से बार्स हो गए, क्योंकि यार ये मेरे पास जो x1 x2 x3 है उन्हें मुझे सेपरेट आउट करना है, इसमें मुझे पता लगाना है कि मैं कितनी तरीके से उन्हें अरेंज कर सकता हूँ। तो ये जितने भी मेरे पास गैप्स होंगे बीच में, एंड यहाँ पे x1 में इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें मैं सेपरेट कर रहा हूँ बार से। बार से यहाँ पे क्या हो गए, एरे की पोजीशंस हो गए। एरे की पोजीशंस थी, मतलब आप कह सकते हो जो भी मेरे पास n इंटीजर्स थे जिन्हें मुझे यहाँ पे फिल करना था, जिन्हें जिनकी मदद से मुझे यहाँ पे फिक्स करना था, वो मेरे एक तरह से बार्स हो गए यहाँ पे। जो आपके n-1 यहाँ पे बार्स हो गए। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ ये वाली सारी चीजें। हम क्योंकि जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसीज थी मैंने मुझे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसीज है वो एक तरह से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह मेरे पास काम करेंगी। अब मेरे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसीज x1 x2 x3 xn तक मेरे पास सारी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कि वो सारा मेरे पास काउंट है, काउंट ऑफ स्टार्स मैं एक तरह से उन्हें बोल रहा हूँ। पर उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए मुझे बार्स भी चाहिए। अब मुझे कितने बार्स चाहिए उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए, सिंपल n-1 बार्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास n आइडेंटिटीज है, मेरे पास n तरह के ऑब्जेक्ट्स है, एक तरह से n फ्रीक्वेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट।
उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए मुझे n-1 बार्स चाहिए, या फिर मेरे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो मुझे चाहिए, जितने भी मेरे पास स्टार्स होंगे वो यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पर आप एक तरह से ये चीज तो आपको क्लियर हुई होगी कि यार मैं n-1 बार्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं, और आई होप ये वाली चीज मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसीज है उन्हीं को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बार्स की मदद से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या आती है। इट इज सिंपली 2m हमारे पास आएगी। क्यों 2m आ रही है? क्या? बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ एन, लेंथ ऑफ एन, क्योंकि जो भी आपकी लेंथ ऑफ एरे है, मेरे पास 2m पोजीशंस ही है। अब x1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटे से एग्जांपल से बात करें कि यार मेरे पास m की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 6। 2 टाइम्स m मेरे पास 6 हो गए, और मेरे पास n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है। तो मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 6। मेरे पास इनकी जो भी काउंट होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, वो 6 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट की बात कर रहे हैं। अगर x1 की वैल्यू यहाँ पे 4 होती है फॉर एग्जांपल, तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि मेरे पास 4 1 आ रहे हैं, और x2 की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, तो मेरे पास एक भी 2 नहीं आया। x3 की वैल्यू मेरे पास अगर 1 हो गई, तो मतलब मेरे पास एक 3 आया। सिमिलरली x4 की वैल्यू 1 हो गई, तो एक 4 आ गया। x5 की वैल्यू 0 हो गई। तो यही से हमारे पास क्या है, एक एक काउंट आ गया हमारे पास। अब इसी में x1 x2 x3 की वैल्यू कुछ और डिफरेंट हो सकती है, कुछ और डिफरेंट हो सकती है, तो हमारे पास वही कि कितनी किस तरीके से डिफरेंसेस वहां पे हो सकते हैं, वो चीज हम काउंट कर लेंगे, एंड दैट इज सिंपली इक्वल्स टू कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, m के इक्वल 2m के इक्वल होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एरे पोजीशन हमारे पास ये चीज होती है। सो अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्स एंड बार्स का जो फॉर्मूला आता है, स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले की बात करो कि किस तरीके से हमारे पास उस फॉर्मूले से चीजें आती है, तो दैट इज सिंपली द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जिसमें कि आप टोटल एन की वैल्यू, हम क्योंकि एनसीआर कैलकुलेट करते हैं, अगर आप एन से कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी ऊपर वैल्यू हुई, एन की वैल्यू हुई हमारे पास, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो टोटल सिंबल्स के इक्वल हमारे पास हो जाएगी। टोटल सिंबल्स हमारे पास कितने हुए यहाँ पे? सिंपली एन प्लस 2m-1 हमारे पास टोटल सिंबल्स हुए। एंड क्योंकि हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या पोजीशंस चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं? तो आपके पास 2m पोजीशंस हो सकती है, अगर हम टोटल स्टार्स की बात करें कि जो भी हमारे पास पोजीशंस है, या फिर इक्विवेलेंटली आप इसे बोल सकते हो n प्लस 2m-1 अपॉन n-1 आपके पास पोजीशंस हो सकती है। तो दोनों ये इन फॉर्मूलाज की मदद से हमारी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेजर चीज थी कि इन फॉर्मूलाज तक हम आए, और कैसे हम इन फॉर्मूलाज तक आए, ये चीज हमने समझी, और ये चीज समझनी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी, और समझनी इंपॉर्टेंट भी थी, कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास सारे बार्स आ रहे हैं, और किस तरीके से हमारे पास टोटल सिंबल्स आ रहे हैं, कि वहाँ पे टोटल सिंबल्स मेरे पास कितने आएंगे, एंड उसके बाद मेरे पास टोटल बार्स मुझे कितने लगाने होंगे। मैंने आपको बताया था कि n-1 बार्स हमें यहाँ पे लगाने होंगे, एंड हमारे पास 2m स्टार्स हमारे पास होंगे। जो भी हमारे पास स्टार्स है, x1 x2 x3 की वैल्यू जो भी हमारे पास होगी, क्योंकि x1 की वैल्यू अगर 4 हुई, तो वही हमारे पास उस पर्टिकुलर बॉक्स में 4 स्टार्स होंगे, फिर हमारे पास दो, एक या एक भी नहीं, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे, इट इज सिंपली 2m प्लस n-1, आप इस तरह से बोल सकते हो। और जितने भी हमारे बार्स है, उन्हें हम या तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो n-1 हमारे पास बार्स है, या फिर जितने भी हमारे पास स्टार्स है, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या 2m के हिसाब से, मतलब उनकी पोजीशंस अरेंज करते हैं, कि हमारे पास वो उनकी पोजीशंस कहाँ-कहाँ पर हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझाता हूँ। थोड़ा-सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ। थोड़ा-सा समझने में वो आता है, क्योंकि हम बहुत बार ये हो जाता है कि हम पहली बार ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक बार खुद से पेन पेपर से करके देखें, खुद से सॉल्व करके देखें। मैं आपको ये 2 बार कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, एंड आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। स्टार्स एंड बार्स की कोई भी प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं रहेगी। 1-2 प्रॉब्लम्स और देख लेंगे, तो और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बाकी यार एक बार कोड देख लेते, कोड देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इन दिस कोड सी प्लस प्लस में हमारा कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आते हैं, मॉड की वैल्यू हमने ली, मैक्सिमम एन की वैल्यू ली, ये सारी चीजें आपको पता है। इम्प्लीमेंटेशन हमारा सिंपल ही है, हमें सिंपली एन सी आर मॉड पी ही कैलकुलेट करना है, और ये कॉम्बिनेटोरिक्स की वीडियो से हम करते हुए आ रहे हैं। मेजरली यही चीज है हमारे पास यहाँ पे करने के लिए। फैक्टोरियल की हमारे पास सारी वैल्यू मॉड पावर में चाहिए, क्योंकि हमें मॉड्यूलर इनवर्स कैलकुलेट करना, मॉड्यूलर इनवर्स भी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। हम प्री कंप्यूट करेंगे अपनी सारी वैल्यूज को फैक्टोरियल ऑफ एन से, और इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एन की सारी वैल्यूज को एनसीआर कैलकुलेट करना आपको आती है। फैक्टोरियल ऑफ एन टाइम्स इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ आर एंड टाइम्स इनवर्स फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, साथ का मॉड करते हुए चलेंगे सारी वैल्यूज को। और इनवर्स हमें इसीलिए करना होता है क्योंकि आप डायरेक्टली मॉड नहीं कर सकते जब डिवीजन की बात आती है।
मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, सारी वैल्यूज़ को प्री कंप्यूट किया, एन और एम की वैल्यूज़ को यहाँ पे रीड किया। उसके बाद टोटल आपका ये जो मैंने आपको बताया था कि कैसा हमारे पास टोटल यहाँ पे आ रहा है, एंड आंसर आप कैलकुलेट करोगे एनसीआर टोटल 2m से आप यहाँ पे कर सकते हो, n-1 किसी से भी करोगे सेम ही आंसर हमारे पास आएगा। And at the end finally we will just print the value answer, and that's how we will solve this particular problem। and अगर आपको यार समझ में आया सॉल्यूशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं है तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मेजर पार्ट वो है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and please do share it with your friends, it really means a lot to me when you share, and please do subscribe if you want me to continue with this channel, continue making these types of video. Please do subscribe, like, comment and share, and that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.